बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के नए टॉपिक की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। इजी टॉपिक है, अंडरस्टैंड आप इजीली कर जाएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपको एक मैक्रो की सोच देगा कि किस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बूस्ट हो रही हैं या आप किस तरह आप जो है अपने पैसों को रोल ऑन कर सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट और हम जो टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे, चैप्टर आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंड मल्टीप्लायर है आपके पास, टॉपिक्स टू कवर। इसमें सबसे अहम बात होगी मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकंड आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि है इंड्यूस्ड और सेकंड है ऑटोनोमस। ये आपके पास है। उसके बाद आप एक और टॉपिक है इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये ध्यान में रखिएगा, ये एक क्वेश्चन बन जाता है 10 नंबर का आएगा। ये एक अलग क्वेश्चन होता है, ये भी 10 नंबर का आ सकता है। तकरीबन ऑलमोस्ट अगर हम पास पेपर्स का एक रिव्यू लें तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आता है, इजी होता है, इसमें इतनी कोई कैलकुलेशंस वगैरह नहीं है, ज़्यादातर ये थ्योरेटिकल बेस है आपके पास। अच्छा जी, अब आ जाएं इन्वेस्टमेंट के मायने क्या है। सबसे पहले हमें ये चीज़ क्लियर करनी होगी। भाई मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैं गया दुकान पे, मैंने कहा भाई मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं आपके साथ पार्टनर बन जाता हूँ, तो क्या ये आप मुझसे पार्टनरशिप करेंगे? उसने कहा सही है, मैं 50-50 या 60-40 का रेशो में आपको प्रॉफिट दे दूंगा। देखें ये इन्वेस्टमेंट है, इसका कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, इट इज़ समथिंग अ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट जो आप बिजनेस वगैरह में हो रही है। इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के लिए लाजमी है कि 2 कंडीशंस फुलफिल कर रही हो। हम इधर आ जाते हैं मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने आपसे कहा 2 कंडीशंस मस्ट फुलफिल in order to meet economic investment। 2 कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1 है इंक्रीज इन capital asset and number 2 is increase in productivity। देखिए इंक्रीज इन कैपिटल एसेट होगा और उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी होगी, बढ़ेगी, तो ये होगा आपके पास इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक्स में। देखें अब ये जो मैंने आपसे बात की कि मैं दुकानदार से उसके पास इन्वेस्ट कर रहा हूँ और वो कह रहा है कि मैं जो है सही आपके साथ 50-50 का रेशो कर रहा हूँ। अब उसी एग्जांपल में देखिए वो इन्वेस्ट क्या कर रहा है, वो इन्वेंट्री लेकर आ रहा है। अच्छा, इन्वेंट्री बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑब्वियसली बढ़ रही है। अच्छा, उस इन्वेंट्री बढ़ने से इसकी प्रोडक्टिविटी, सेल्स बढ़ेगी या कम होगी? तो ऑब्वियसली बढ़ रही है। तो ये हो गया आपके पास इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने एक गाड़ी खरीदी दोस्त से,
परचेजिंग कार, एग्जाम्पल नंबर 2, परचेजिंग कार एट द रेट ऑफ 2 lakhs। क्या ये इन्वेस्टमेंट हुई? ये इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। बस लेट्स सपोज मैंने उबर में चलानी थी या मैंने करीम में चलानी थी, व्हाटसोएवर मैं उससे कमा रहा था, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? इसके रीजन देखें। नो इन्वेस्टमेंट, इट इज जस्ट चेंज ऑफ ओनरशिप। ये ज़रा सी स्पीड लिखने में राइटिंग हो जाती है, वर्ड्स शायद आपको सही समझ में ना आ रहा हो। देखें, लेट सपोज गाड़ी है जुबैर साहब के पास, मैंने गाड़ी जुबैर साहब से 2 लाख में खरीदी। मेरे 2 लाख एक तरह से शिफ्ट हो गए जुबैर साहब के पास और जुबैर की गाड़ी शिफ्ट होकर मेरे पास आ गई। इससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। गाड़ी पहले भी मौजूद थी, पैसा पहले भी मौजूद था, कोई जनरेशन नहीं हुई उससे, कोई आपका कैपिटल एसेट इंक्रीज नहीं हुआ, लिहाजा ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। हाँ, अगर क्या होता, परचेजिंग ऑफ अ न्यू कार, बिल्कुल मैं 0 मीटर गाड़ी ले रहा होता तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती। परचेजिंग ऑफ अ न्यू कार, तो ये आपकी लाजमन इन्वेस्टमेंट होती। इट इज इन्वेस्टमेंट। क्यों होती? क्योंकि ये मैं कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ियां खरीद रहा हूँ, डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं खरीद रहा। अगर घर के लिए खरीद रहा हूँ तो ये भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही। मैंने एक गाड़ी खरीदी है जिससे डेफिनेटली मैं ज़्यादा कमाऊंगा, मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ सकते हैं, मैं ज़्यादा ऑप्शंस है कि मैं ड्राइवर रख के उसको अर्न कर सकूं, तो ये क्या होगा? ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, परचेजिंग ऑफ अ न्यू कार। एग्जिस्टिंग कार को परचेज करता हूं तो पिछले एग्जांपल मैंने आपसे बात की कि वो जस्ट लाइक अ चेंज इन ओनरशिप। पाकिस्तान में क्या होता है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लॉट्स वगैरह लेते हैं। ये हमारे यहाँ जो है इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है कि हमने क्या किया, हमने मुख्तलिफ इलाकों में प्लॉट्स लिए, कीमतें बढ़ी, बेच दिया। ये इन्वेस्टमेंट ज़रूर हो सकती है, लेकिन ये इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं है। वाई इट इज़ नॉट एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट? क्या प्लॉट लेकर बेच देते हैं? क्योंकि देखें, प्लॉट पहले से मौजूद है। लेट सपोज फैसल साहब ने प्लॉट ले लिया बहरिया टाउन में 200 गज का। अब वो 200 गज का प्लॉट फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट हो गया, तो ये इन्वेस्टमेंट की एक कंडीशन फुलफिल हो गई, इंक्रीज इन कैपिटल एसेट। लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही, कोई इससे काम नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, वो फैसल साहब ने रहीम साहब को बेच दिया 10 लाख ऊपर रख के या कितने भी पैसे ऊपर रख के। तो इट इज जस्ट अ चेंज इन ओनरशिप। वो प्लॉट पहले से बिक चुका है और वो कीमत जो है वो पैसे रहीम साहब के पास मौजूद है, रहीम साहब से पैसे चले गए फैसल के पास और फैसल से जो है प्लॉट चला गया रहीम साहब के पास। तो ये एक इस तरह से सिर्फ चेंज इन ओनरशिप हुई है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यही वजह आप देखें कि इकोनॉमिक्स अगर हम थ्रू प्रॉपर इकोनॉमिकली इन्वेस्टमेंट करते तो आज क्या होता, आज हमारे पास ठीक ठाक इकोनॉमी बूस्ट कर रही होती, अपने पाँव पर खड़ी होती, हमारे पास इंडस्ट्रीज का जाल बिछा हुआ होता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देखें, यही वजह है कि सब लोग प्लॉट्स पे ही जाके इन्वेस्टमेंट करके आ गए, जिसकी वजह से फ्लैट्स की और मकानात की कीमतें बहुत ज़्यादा हाइक हो गई, बहुत पीक पर चली गई, जो कि अब एक आम आदमी का, एक ख़ास आदमी भी अब वो सोच भी नहीं सकता कि मैं उसको ख़रीदूँ, क्योंकि हमने उस मार्केट को पूरा एक आर्टिफिशियल वे में लेकर जाके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। लिहाजा इन्वेस्टमेंट के लिए 2 कंडीशंस का फुलफिल होना ज़रूरी है कि आपका कैपिटल एसेट इंक्रीज़ हो, प्लस उससे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही हो। जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी, गाड़ी से आप मुख्तलिफ चीज़ें कमा सकते हैं, गाड़ी से आप जो है मुख्तलिफ अर्निंग
कैपेसिटी ला सकते हैं, उसको रेंट कार में लगा सकते हैं, तो उससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इसी तरह देखें, गौर से सुने, एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री चला आपने नहीं ली, अब आप उस फैक्ट्री में रंगो रोगन कर रहे हैं, उस फैक्ट्री में आप चेयर्स लेकर आ रहे हैं, उसमें आप व्हाट्सएवर नई नई फिक्सचर्स लेकर आ रहे हैं, फर्नीचर लेकर आ रहे हैं, ये आपके प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे डायरेक्टली, तो ये आपकी प्रोडक्टिविटी एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएंगे, ये आपके अदर एक्सपेंडिचर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई मशीन ली, वो मशीन कैपेसिटी है, तो अब क्या करेंगे, वो मशीन और नई जगह आपने खरीदी है, तो ये आपके हो गई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, कैपिटल एसेट भी आपका इंक्रीज हो गया। यानी कि दो कंडीशन एट द सेम टाइम फुलफिल होना चाहिए कि कैपिटल एसेट इंक्रीज हो। अगर आपने पुरानी फैक्ट्री ली है, उससे कैपिटल एसेट इंक्रीज नहीं हो रहा। अच्छा, आपने फैक्ट्री पुरानी ली है, मशीन नहीं ली है, तो उससे आपका कैपिटल एसेट इंक्रीज हो गया और नई मशीन से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। तो हमेशा जहन में रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो ये दो पॉइंट्स मैंने बड़ी इजी वे में आपको लिख दिए हैं कि उससे कैपिटल एसेट इंक्रीज हो, प्लस उससे जो है आपकी प्रोडक्टिविटी, पैदावारी सलाहियत भी बढ़े। पैदावारी सलाहियत ही नहीं बढ़ रही, सिर्फ आपने कैपिटल एसेट इंक्रीज करके रख दिया, तो वो भी स्टिल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। लेट सपोज आपने एक प्लॉट लेकर रख दिया, नया प्लॉट, कि मैं इसमें बाद में इंडस्ट्री लगाऊंगा, तो अभी वो स्टिल इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हाँ, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, उससे पैदावार बढ़ेगी, फिर वो जो होगा आपका इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। अच्छा जी, अब हमारा एक टॉपिक तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की इकसाम। इस पर हम चले जाते हैं। देखिए, पहली टाइप हमने लिखी हुई है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। लफ्ज इंड्यूस के मायने होते हैं कि आप किसी तरफ, मतलब कि आप कहें कि इंड्यूस हो गए, उससे मैं रागिब हो गया, उससे मुतासिर हुआ, किसी से आप जो है मुतासिर हो गए, इंड्यूस्ड। क्यों मुतासिर होंगे, यानी कि हम यहाँ इन्वेस्टमेंट से रख रहे हैं। अब हम कहेंगे if somebody invest due to increase in the margin of profit, यानी कि आप मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की वजह से इंड्यूस हुए कि आप वहां पे इन्वेस्ट करने को चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपका कहलाता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, बहुत पहले हम बिजनेस की एग्जांपल पे आते हैं। लेट्स सपोज 99 2000 2001 में आप देखें, नेट कैफे बहुत ज़्यादा इन था, जिसको देखो नेट कैफे खोल के बैठ गया है। सही है, गली गली नेट कैफे काफ़ी थे। उसका रीज़न क्या था कि लोगों ने एक हाइक हुई, यार इस बिज़नेस में बहुत अर्निंग है, तो सारे लोग ही उस बिज़नेस में चले जाते हैं। जब सारे लोग ही उस बिज़नेस में चले गए, बेड़ा घर कर दिया। फिर इजी लोड का बिज़नेस भी काफ़ी इन रहा, फिर उसमें भी इतने काफ़ी लोग आ गए कि मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम हो गया, या फिर उनको इतना चार्मिंग नहीं रहा, फिर वो लोग निकल जाते हैं, मार्केट कोलैप्स हो जाती है। तो हम बेइंतहा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे क्या होता है, जिससे हमारे पास इंड्यूस एक सेक्टर होता है, लोग उसमें इन हो जाते हैं। जब इन हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा जब उसमें मार्केट हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो फिर आपके लिए नुकसान का बायस होगा। लेकिन यानी कि ज़्यादा लोग इसमें इन हो जाएंगे तो मार्केट बैठ जाती है, फिर मार्जिन प्रॉफिट कम हो जाता है। लेकिन हम इतनी आगे नहीं जा रहे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के मायने कि आप इन्वेस्टमेंट आ रही है कि लोग देखा देखी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि नहीं यार ये इस बिज़नेस में लोग आ रहे हैं तो हम भी चलते हैं। जैसे फास्ट फूड का बिजनेस लोगों को बहुत पसंद आया तो लोगों ने फास्ट फूड में आगे चले गए। तो दैट इज इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहेंगे देखा देखी आपने इन्वेस्टमेंट की है। अब हम इसका एक शेड्यूल बनाएंगे
फिर और इसको हम शेड्यूल से समझते हैं। इसमें सिर्फ 2 कॉलम्स होंगे आपके पास। रियल नेशनल इनकम रुपीज इन मिलियन, और ये था आपके पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रुपीज इन मिलियन। यानी कि रियल नेशनल इनकम, आपकी कौमी आमदनी बढ़ रही है तो फिर आपके इन्वेस्टमेंट का किस हिसाब से रेशो जाएगा, 20, 40, 60, 80, 100, और लेट्स सपोज आप करना 2, 4, 6, 8, 10। मतलब इसका एक उसूल याद रखिएगा कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में हमेशा रखिएगा पॉजिटिव रिलेशन होगा, दोनों एट द सेम टाइम बढ़ रहे होंगे, किसी भी रेशो से बढ़ रहा हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ 20 तो मैंने उसको सिर्फ 2 ले लिया, ऐसी कोई लॉजिक नहीं है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट इट शुड बी इंक्रीजिंग। अब वही देखें, अगर मुल्क में रियल नेशनल इनकम बढ़ रहा हो, रियल नेशनल इनकम क्या है, मैंने बहुत डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, सेविंग फंक्शन के डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक में। आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो अगर रियल नेशनल इनकम आपकी 20 है तो आपकी पूरे मुल्क में एज अ इकोनॉमी आपकी 2 इन्वेस्टमेंट होती हैं, 2 मिलियन। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है। इसके मायने एक बिजनेसमैन इस बात से अंदाज़ा लगा लेता है, भाई मेरी रियल नेशनल इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा, तो होगा ये कि रियल नेशनल इनकम बढ़ने से लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, इसके मायने लोग खर्च करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं भी इस पैसा ज़्यादा लगा देता हूँ, तो फिर ये 4 मिलियन हो गई। फिर इसी तरह जैसे जैसे ये आपकी इन्वेस्टमेंट रियल नेशनल इनकम बढ़ती जा रही है, आपकी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी वैसे ही वैसे बढ़ती जा रही है। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जो है बिल्कुल इसका जो है सप्लाई कर्व की तरह होगा, पॉजिटिव है दोनों। तो यहां पे आपने लिखना है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, यहां पे आप लिखेंगे रियल नेशनल इनकम रुपीज इन मिलियन। डेफिनेटली यहां भी आप रुपीज इन मिलियन लिखेंगे। अच्छा जी, 20, 40, 60, 80 और ये हो गया 100, और यहाँ हो गया आपके पास 2, 4, 6, 8, 10। हमने यहाँ उसका पेयर बनाया, 20 और 2 का लिंक था। फिर इसी तरह 40 और 4 का, जब रियल नेशनल इनकम 40 है तो आपका जो है डेफिनेटली इंड्यूस इन्वेस्टमेंट 4 है। फिर जो है ये आपका 60 पे 6 मिलियन आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 80 पे आप जो है इतने मिलियन, और 100 पे आप 10 मिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपके पास पेंसिल स्केल होगा, आप इजीली प्लॉट कर सकते हैं। जब हमने इसको पॉइंट्स को इसको जब किया है तो ये आपकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों बनेगी, क्योंकि इन जब भी याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन यानी कि उसका स्लोप जो होगा बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव में बिल्कुल स्ट्रेट होगा। उसका रीज़न ये होगा कि जब डिस्टेंस जो है इक्वल नंबर से कम या ज़्यादा हो रहा होगा। तो यहाँ ये बात याद रखिएगा, एग्जामिनर इस बात को बहुत फोकस करता है कि डिस्टेंस जब इक्वल नंबर से कम या ज़्यादा हो रहा है तो उसमें कोई झोल लाइन में नहीं आएगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी, इट शुड बी स्ट्रेट। तो ये इस तरह होगा आपके पास। हमने ये पहली टाइप इसको कर ली। अब हम नई टाइप पे जाएंगे जिसको हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, लफ्ज ऑटोनोमस के मायने क्या हुए? ऑटोनोमस के मायने होते हैं खुद ब खुद या आज़ाद या विदाउट एनी इंटेंशन, सही ना। हम ये कहते हैं ऑटोनोमस बॉडी है, इसके मायने है कि खुद मुख्तार बॉडी है। जैसे ओगरा, ऑयल रेगुलेटरी पेट्रोलियम अथॉरिटी जो है, हम इसको कहते हैं इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी के मायने होते हैं खुद मुख्तार इदारा है, किसी का डिपेंड नहीं होता, ये अपने फैसले खुद करता है। हाँ, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को दे देता है, गवर्नमेंट उस रिकमेंडेशंस की मर्जी है कि अप्रूव करे या रिजेक्ट करे, लेकिन ये एक इदारा है, अपनी ऑब्जर्वेशंस देगा। इन दैट सेम मैनर स्टेट बैंक है, ये ऑटोनोमस इदारा है, ये गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आता। फिजिकली या प्रैक्टिकली आ रहा है एक अलग बात है, लेकिन इसकी जो बॉडी बन चुकी है इसके मायने इट इज़ फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस। तो अब एक उसूल याद रखिएगा, जिस तरह आपकी बॉडी के लिए खून बड़ा ज़रूरी है, फ्रेश ब्लड, दिल क्या करता है? गंदे खून को साफ खून में कन्वर्ट कर देता है, जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। इसी तरह याद रखिए, एक मुल्क के लिए लाजमन है कि हर टाइम टू टाइम इसमें नई इन्वेस्टमेंट आती रहे। अब आजकल इतने हालात ख़राब हैं और इन ख़राब हालात से निकलने का एक ही तरीका है कि आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ अपने मुल्क में। यही वजह है कि जब हम इस बजट को 2020 बजट को एनालाइज करते हैं तो गवर्नमेंट ने आपकी जो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, तरक्याती बजट है, उसको बढ़ाने के बजाय कम कर दिया और मे भी दूसरे सेक्टर्स को फोकस किया। जैसे हेल्थ, भाई हमने हेल्थ पे बजट बढ़ा दिया, अक्सर आप सुन रहे होंगे, बिल्कुल आपने अच्छा किया, बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है, ये नीड है आपकी। लेकिन अगर हम इकोनॉमिकली देखेंगे तो हेल्थ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, हेल्थ पे आप पैसा लगा रहे हैं, आपको रिटर्न क्या आ रहा है? कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा। भाई आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ी है, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ ना मैं। गवर्नमेंट वाले तो पब्लिक से लाखों रुपए थोड़ी लेंगे, या गवर्नमेंट वाले 10 दिन के जो है 17 लाख या 15 लाख या 10 लाख भी व्हाट्सएवर अमाउंट थोड़ी परचेज करेंगे, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराएंगे। तो हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं आपके, ये कोई आपके प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं होते। हाँ, आपने कोई रोड बना दी, आपने इंडस्ट्रीज बना दी, आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स बना दिए, आपने उनको फैसिलिटेट कर दिया, अब इससे आपके पैसा जनरेट होगा, आपके मुल्क में आएगा। या आपने रेलवे को अच्छे खासा बिल्डअप कर दिया और ज़्यादा उसमें ट्रेन का इजाफा कर दिया लोग ताकि रेलवे को यूज़ कर सकें। इसी तरह आपने PIA में नए जहाज़ इन कर दिए। ये होता है आपके पास वो एक्सपेंडिचर्स जिसकी वजह से क्या होगा, या वो इन्वेस्टमेंट आप कहेंगे इसको, ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हुए या इन्वेस्टमेंट हुई जिसकी वजह से आप कमाई आपकी बढ़ेगी। तो ये लाजमन करना होगा। जब ये कोई नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, फिर आप बैक पे जाएंगे, फिर और लोगों में जो है मायूसी फैलेगी, यार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जॉब्स ही नहीं मिलेंगी, फिर आपका मुल्क और बैक पे चला जाएगा। लिहाजा कोई भी कभी भी डिप्रेशन की सूरत या हाल हो, उसका एक ही वाहिद हल बड़ा अहम होता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, वो ये है कि आप इन्वेस्ट करते जाएं। अगर आप इन्वेस्ट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप बूस्ट हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी उठ जाएगी। मुझे एक अपने टीचर का वो याद आ रहा है कि जब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, यानी कि कोरोना वायरस से पहले जब एक ग्रेट डिप्रेशन 1930 में आया था, जिस इससे बुरे हालात तो नहीं होंगे बहरहाल जो अभी हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी उस टाइम के लिहाज से बहुत वर्स हालात थे। तो उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पॉलिसी अपनी ये दी कि आप लोगों को रोज़ाना बुलाएं और उनको 1 पाउंड या जो मुल्क अपनी $1 करेंसी दे अपने हिसाब से, और उसको बोले खड्डा खोदो, यानी कि उसको डिगिंग करने का कहें, और जब वो डिगिंग कर ले और उसको कहे तुम भर दो, लेकिन उसको इस काम के आप $1 या 1 पाउंड दे दें। तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट यह होगा कि लोग मेहनत करेंगे और खर्चा भी करेंगे। जब खर्चा करेंगे तो इंडस्ट्रीज भी बूस्ट होंगी और ये काम हो जाएगा। ये ब्रिटिशर्स की सोच थी या अमेरिकन की उस टाइम पे सोच थी कि इस तरह इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, और उन्होंने बाद में यही किया कि कुछ काम किया। अच्छा, अब हमारी सोच इसके कुछ अगेंस्ट हम क्या करते हैं, हम पूरी चैरिटी दे देते हैं। जैसे आपकी गवर्नमेंट ने कहा 12,000 रुपये दे दिए कि भाई ये बेचारे हैं, इनको दे दो।
सही आपने 12,000 दे दिए, आपकी चीज़ है, अब आप कर सकते हैं, लेकिन इससे डेफिनेटली वो खर्चा करेंगे, इकोनॉमी बूस्ट होगी। लेकिन अगर आप उनसे कोई प्रोडक्टिविटी काम भी ले लें तो आपको जेन्युइन लोग मिल जाएंगे। इसमें तो जेन्युइन अनजेन्युइन सब लोग आ गए, बाकी जो काम करने वाले हैं और पैसा लेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, आप बहुत सारे काम भी करवा सकते थे उन लोगों से। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, बाहर के मुल्कों ने सोची और इसी में वो आगे निकल गए, तरक्की कर गए। हम लोग बस ये कह गए कि नहीं बस हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारी ये इज्जत में फ़र्क पड़ जाएगा, नहीं। तो ये चीज़ें हम गलत करते हैं। हमें कितना दुख होता है कि हम आधी पॉलिसीज़ पे बाहर को फोकस कर लेते हैं और कुछ पॉलिसीज़ को हम अपनी प्रायोरिटी में ले जाते हैं। जैसे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, भाई पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो आपने कहा भाई पूरे एशिया में सबसे कम हमारी है। अच्छा भाई, पूरे एशिया में सबसे कम आपकी प्राइसेस है मुल्क में, फिर आप सैलरी वाइज भी देखें, फिर आप दीगर सेक्टर्स को भी देखें कि एशिया में क्या आपके पास चल रहा है। भाई जब ये बात याद रखिएगा कि जिस मुल्क की अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पैसे की रेल पे ज़्यादा होगी, तो काफ़ी उम्मीद होती है कि वहाँ पर पेट्रोल प्राइसेस अप होंगी। समझे बात? आप बांग्लादेश से मुकाबला कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो भाई आप बांग्लादेश से फिर दूसरे सिनेरियो में भी मुकाबला करें, आप बांग्लादेश की फिर एजुकेशन पे भी मुकाबला करें, आप बांग्लादेश की फिर जो है सैलरी स्ट्रक्चर पर भी मुकाबला करें, आप बांग्लादेश की जो है फिर आप एक्सपोर्ट सेक्टर्स पर भी मुकाबला करें, आप फिर बहुत सारे सेक्टर्स में मुकाबला करें। फिर आप एक चीज़ लेके आपके नहीं देखें हमारी इसमें कम है, ये भी फिर एक अलग डिबेट है। बहरहाल तो गवर्नमेंट को लाजमन इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी विद नॉट रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट। इट इज सच एन इन्वेस्टमेंट which is very vital for any country regardless to profit। अब आप इसका शेड्यूल देखेंगे, रियल नेशनल इनकम रुपीज़ इन मिलियन, और ये हो गया आपके पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट रुपीज़ इन मिलियन। अच्छा देखें, ये पहला कॉलम का डेटा वही सेम होगा 20, 40, 60, 80 और 100। अब ऑटोनोमस कि मैंने आपको खुद बताया, गैर मतलब कि खुद ब खुद आप किसी से मुतासिर नहीं हो, ऑटोनोमस एक आज़ाद है। इसमें याद रखिएगा बड़ा सिंपल है, आपकी इन्वेस्टमेंट हर स्टेज पर सेम होगी। 2 मिलियन क्योंकि आप किसी से मुतासिर नहीं है, आप किसी पे वो नहीं बन रहे, बोझ नहीं बन रहे, या आप किसी के वो काम नहीं कर रहे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट हर हाल में क्या होगी, सेम होगी। इंड्यूस्ड में तो होता है ना, आप राग़िब होते हैं, आप देखा देखी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इवन ये नेशनल इनकम बढ़ती भी नहीं, ये भी सेम होती है, नेगेटिव में भी चली जाती है। जैसे इस साल आपकी नेशनल इनकम नेगेटिव में गई है, आप क्या करते हैं, आप अपनी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हर हाल में इतनी रखेंगे ही रखेंगे। इससे क्या होगा, इससे इकोनॉमी बूस्ट होगी। जैसे मैंने आपसे कहा, हर मुल्क को लाजमन अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी तो इकोनॉमी चलती है। जिस तरह आपको फ्रेश ब्लड चाहिए, इसी तरह आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट हर हाल में चाहिए होगी। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। रियल नेशनल इनकम रुपीज़ इन मिलियन, और ये हो गया आपके पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, वही डेटा होगा 20, 40, 60, 80, 100, और यहाँ पे चूंकि सिर्फ 2 ही है, लिहाजा आप 2 ही लिख सकते हैं। यानी कि रिगार्डलेस टू नेशनल इनकम
आपकी आम इनकम बढ़े या कम हो, हम तो इसमें सिर्फ बढ़ने को फोकस दे रहे हैं, कुछ भी हो तो अल्टीमेटली क्या होगा आपका जो है बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, जिसको हम AI का नाम दे सकते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में पॉजिटिव स्लोप था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में आपका जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि इट इज अनकॉन्शियस रिगार्डलेस टू एनी इनकम। तो ये हमारे टॉपिक थे आज के, जिसमें हमने जो है इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को कवर किया, फिर उसकी टाइप्स को डिटेल में कवर किया, इंड्यूस या ऑटोनोमस। पेपर में आपने डेफिनेशंस वगैरह लिख के शेड्यूल डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, उसके आपको नंबर्स मिल सकते हैं। अच्छा, अब डायग्राम के एक्सप्लेनेशन किस तरह लिखी जाए, या डायग्राम के एक्सप्लेनेशन जो है आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बीच में बताया था। देखें, डायग्राम जैसे आपने बनाया है उसी को फोकस करें और उसी को अपने वर्डिंग्स में एक्सप्लेनेशन करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप डायग्राम के एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। लेट सपोज चले मैं अभी इसी को एक्सप्लेनेशन को आपको दे रहा होता हूँ कि किस तरह हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये याद करने की ज़रूरत नहीं होती, आप क्या करेंगे, आप अपने ओन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन में क्या हुआ, आपने क्या लिखा, इन दी अबव डायग्राम O axis shows national income in million rupees and OY axis shows autonomous investment in million rupees। मैंने autonomous की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आप उसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। As national income increases from 20 to 100, autonomous investment remains stable on 2 million rupees in the whole increment of national income। It is horizontal in shape। ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। जब ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई तो क्या हुआ, आपको उसके नंबर्स मिल जाएंगे। कोई इतनी ज़्यादा आपको इसकी जो है एक्सप्लेनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, एक केस ध्यान में रख लें, रियलिटी में क्या होता है। रियलिटी में याद रखिएगा कि इंड्यूस एंड ऑटोनोमस दोनों चल रही होती हैं, नेशनल इनकम और ये हो गया आपके पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं आप शॉर्ट फॉर्म लिखें। अब देखें, ये हो गया आपके पास ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट AI, यानी कि आपकी नेशनल इनकम 20 थी, 40 थी, 60 थी, 80 थी या 100 थी, इट शुड बी इन 2। अच्छा, लेकिन रियलिटी में इंड्यूस एंड ऑटोनोमस दोनों साथ चल रही होती हैं। तो ये क्या हुआ, ये देखें, ये हो गया आपके पास इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप डायग्राम देखें पिछले वाला तो वो 2 4 6 8 पे था, तो ये आ गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 10। तो ये आपका रियलिटी में ये चीज़ होती है। पेपर में ऑलमोस्ट ये कभी भी नहीं आता कि आप कंबाइंड उसका डायग्राम बनाएं, लेकिन इसके मायने के कुछ भी हो, इतनी इन्वेस्टमेंट तो होगी ही होगी और इसके बाद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है, आपके चांसेस हैं अगर आपका मुल्क तरक्की कर रहा है। तो ये बहुत डिटेल में मैंने आपको, एक आसान टॉपिक था, इसको मैंने कवर अप किया है। इसको आप देखें, इसको समझें और इसको याद करें। और अभी से आप स्टूडेंट्स को मैं एडवाइस करूँ कि भाई याद कर लें, अभी आप फ्री टाइम पे हैं, अभी बर्डन नहीं है, तो इंशाल्लाह आपको जल्दी वो चीज़ कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।